हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर में। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय, इसका हम लोग क्या करेंगे, आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, भारत की अवस्थिति, भारत कहाँ है विश्व के संदर्भ में और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, भारत का विस्तार। तो हमने भारत का विस्तार विभिन्न रूप में देखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए कर्क रेखा भारत के संदर्भ में। सबसे पहले तो कर्क रेखा किस तरह की रेखा है, तो यह एक काल्पनिक रेखा है जिसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। हमने आपको बताया था पहले क्लास में कि पृथ्वी पर यदि हम कोई क्षैतिज रेखा खींचते हैं काल्पनिक, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, जीरो डिग्री रेखा या अक्षांश। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश के इस साइड में उत्तर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और जब आप नीचे आएंगे साउथ में तो क्या हो जाएगा, वो दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री, कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो देखा जाती है उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। जबकि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो फिलहाल भारत के संदर्भ में कर्क रेखा का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए क्या करेंगे, हम कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। भारत के लिए कर्क रेखा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या करेंगे, हम कर्क रेखा भारत के संदर्भ में क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा एक महत्वपूर्ण रेखा है जहां से क्या होता है, जलवायु का विभाजन होता है। कर्क रेखा के उत्तर साइड में, इस रेखा के उत्तर साइड में ये जो बेल्ट है इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, जब विश्व का भूगोल आपको पढ़ाया जाएगा, ये सारी जो पेटियां हैं आपको बताई जाएंगी। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि कर्क रेखा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र से क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में ये जो बेल्ट है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक, तो जब आप भारत को देखेंगे तो भारत के लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो अगला पॉइंट क्या देखते हैं, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये तो पता है, लेकिन भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कर्क रेखा भारत के, ये पॉइंट आपका हो गया, कर्क रेखा कैसी रेखा है, ये एक अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा मतलब रियल में है क्या, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, जो एक महत्वपूर्ण जलवायु विभाजक रेखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। अब देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हल्का फुल्का एक मैप बनाते हैं भारत का। ठीक है, ठीक है, कर्क रेखा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि कर्क रेखा भारत के जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है,
8 राज्यों से। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, इनको आप क्रम में देख सकते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ में। सबसे पहले कौन सा राज्य है? पहले नंबर पे कौन सा है? गुजरात राज्य है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? राजस्थान है। तीसरे पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है, एमपी, मध्य प्रदेश है। चौथे पे कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। पांचवे पे कौन सा है? झारखंड है। झारखंड है। पांचवे पे कौन सा है? झारखंड है। छठे पे कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सातवें पे कौन सा है? सातवें पर त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा। सातवें पे कौन सा है? त्रिपुरा। और आठवें पे कौन सा है? मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जो जहां से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। अब इसको एक ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक, वैसे तो ट्रिक क्या है, इसको आप 4-5 पे बनाएंगे, यदि कॉपी पर, रफ कॉपी पे यूज कीजिएगा और 4-5 पे क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। ये फिगर बनाइएगा और क्या कीजिएगा, काउंटिंग कीजिएगा 8 संख्या पश्चिम से पूरब। और आठों के मैंने क्या किया, अल्फाबेटिकल का पहला लेटर लिखा है, राज्यों का पूरा लिखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्या हो जाएगा, ये आपको आसान है, ठीक है। लेकिन यदि आपको ये है कि ट्रिक भी चाहिए, तो गुदाम, छत से, उड़, पीटी, मीजो, ठीक है, ये है। तो ट्रिक नहीं, आप क्या कीजिएगा, ऐसे ही याद कीजिए। इस डायग्राम को क्या कीजिए, बनाइए आप बार बार। 4-5 बार बनाएंगे, आपको अपने याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। अब कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तीसरा पॉइंट, ये भी पॉइंट हो गया आपका। कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, ठीक है। तो राजस्थान राज्य में एक नदी है, माही नदी। राजस्थान राज्य में एक नदी है, माही नदी, जो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर यही आपसे पूछे कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, देखिए ये बताइए, मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, उसे बोलते हैं मकर रेखा। उसे कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो साउथ अफ्रीका में एक नदी है, साउथ अफ्रीका देश है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे में आप देखेंगे, तो वहां एक देश है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी क्या है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि भारत में स्थित माही नदी जो कि राजस्थान में बहती है, ये कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि कौन सी नदी काटती है, तो याद रखिएगा नाम, माही। भारत में कैप्टन कुल के नाम से कौन है, महेंद्र सिंह धोनी को भी माही कहते हैं, ठीक है। तो उनके नाम से आप याद रख सकते हैं, माही। माही नदी क्या है, ये कहाँ, ये राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, यहाँ बहती है, ठीक। तो ये आपका ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है कि क्या कोई भारत का ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो एक राज्य है। कौन सा है वो? झारखंड है। यही माही, माही जिस शहर से बिलोंग करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जिस शहर से बिलोंग करते हैं, उस शहर का नाम क्या है? रांची। क्या है? रांची। याद रखिएगा, रांची जो नदी है, रांची, सॉरी, रांची जो शहर है, जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? कर्क रेखा पर स्थित है। क्या नाम है? रांची। और रांची किस राज्य की राजधानी है, आपको पता होगा। तो इन दोनों फैक्ट में क्या है, आपस में संबंध है। माही नदी राजस्थान में गुजरती है और माही किसका उपनाम है? महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम है। और माही जो हैं वो किस शहर से बिलोंग करते हैं? रांची से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको याद हो गया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। कर्क रेखा तो आपका हो गया, कर्क रेखा आपका हो गया। अब देखते हैं हम क्या, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा,
तो सबसे पहले ये भारतीय मानक समय रेखा क्या है? यह एक देशांतरी रेखा है। क्या है? ये एक देशांतर। अब देशांतर रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जो रेखाएं लंबवत काटी जाती है, खींची जाती हैं, पृथ्वी पे जो रेखाएं लंबवत खींची जाती हैं उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी के बीचों बीच से जो लंबवत रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर या मुख्य यामयोत्तर। ठीक है। या भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ये सब नाम क्या है? इसको दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। ठीक। रेखा इसके इस साइड में कौन सी दिशा है? पश्चिम है। और इस कौन सा है? पूरब है। 0 डिग्री देशांतर के इधर पूर्वी गोलार्ध है और इधर कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध है। आपको याद होगा पहले ही क्लास हमने कहा था कि भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है या उत्तरी गोलार्ध में है या पूर्वोत्तर में है? ठीक है। तो पूर्वोत्तर में। ठीक है। अब ये जो है भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा यहाँ पे आपका क्या है? भारत है। ठीक है। और ये एक रेखा यहां से गुजरी है। ठीक है। ये रेखा जो है क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये। और इसी रेखा को क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं, IST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IST। ठीक। तो ये क्या है? IST क्या है? भारतीय मानक समय रेखा क्या है? यह एक देशांतर रेखा है जिसका जो है अंकीय मान कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया? अब दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसकी संख्या कितनी है? 5 राज्यों से। कितनी राज्यों से? देखिएगा कर्क रेखा ये कितने राज्यों से गुजर रही थी? 8 राज्यों से। जबकि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है? 5 राज्यों से। कितने से? 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो इनको भी 5 ही हैं तो बहुत मुश्किल तो है ना याद करना। ठीक है। तो पहला क्या है? हम और आप जहाँ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है? यूपी के साथ आप MP को भी ले लीजिए। यूपी के साथ किसको लेंगे? MP को ले लीजिए। ठीक। MP के बाद MP से ही अलग कौन सा हुआ था? MP से ही जो अलग हुआ था, ठीक है, कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यूपी से कौन सा हुआ था? छत्तीसगढ़ हुआ था। इसको ले लीजिए। ठीक है। छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड ले लीजिए। कौन सा है? झारखंड। सॉरी झारखंड नहीं, उड़ीसा है। कौन सा ले लीजिए? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद से कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा पे स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य क्या हैं? भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित है। इनको आप मत भूलिएगा। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि जैसे कर्क रेखा किसी महत्वपूर्ण शहर या राजधानी से गुजर रही है, आपने बताया था हाँ रांची से गुजर रही है, वैसे ही भारतीय मानक समय रेखा क्या किसी महत्वपूर्ण शहर से गुजरती है? तो आपने खूब पढ़ा हुआ जीके किताब में ये क्वेश्चन जो है, सामान्य जीके की किताब आपने खूब पढ़ा होगा कि भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद या प्रयागराज के पास जो नैनी ब्रिज है वहां से होकर गुजरती है। और बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें कहा गया कि मिर्जापुर से भी, कहां से? मिर्जापुर से भी गुजरती है। ठीक है। तो इसका क्या याद रखिएगा
कि भारतीय मानक समय रेखा एक तो आपका प्रयागराज स्थित नैनी में एक ये यमुना नदी पे एक ब्रिज है, ठीक है। नैनी ब्रिज एक स्थल है, वहां पे नैनी जो यमुना नदी के उस पार है, ठीक है, वहां से गुजरती है, ठीक। एक और शहर एग्जाम में पूछा हुआ है मिर्जापुर, जहां पे प्रसिद्ध माता विंध्यवासिनी माता का क्या है, धाम है, विंध्याचल की बात आप सुने ना, विंध्याचल आप जाते हैं नवरात्र वगैरह में, तो ये मिर्जापुर शहर में ही स्थित है, ठीक है। तो ये दो ऐसे शहर हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। एक दो पॉइंट और देखते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा हो गया, भारतीय मानक समय, एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा भारत के किस स्थल पर एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा भारत के किस स्थान पर या किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कई बार, तो ये भी आप क्या करें, एक बार देख लें, ठीक है। नोट करके लिखिएगा, पहला पॉइंट नोट करके, क्या है ये देखिए, भारतीय मानक समय रेखा प्लस कर्क रेखा भारत के किस स्थान पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपका भारत, प्यारा भारत, ठीक है। ये आपका है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये आपका है IST यानी भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो हमने ये इसको पश्चिम बंगाल में भेज दिया है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं जाएगा, ये जाएगा कहाँ आपका, ठीक है। ये जो बिंदु है यहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ये कौन सा स्थल है बेटा, तो ये स्थल है आपका, जिला कौन सा है, जिला है आपका सूरजपुर, ये जिला है। राज्य कौन सा है, राज्य है आपका छत्तीसगढ़, ठीक। और यदि पठार, एक बार पूछा है कि किस पठार पे भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं, तो पठार कौन सा है, बघेलखंड, बघेलखंड की पठार पे क्या होती है, अगर पठार पूछे तो बघेलखंड, राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़, और जिला पूछे तो सूरजपुर, ठीक है। ये एक दूसरे को काटती हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट नोट में क्या हो सकता है कि भारत के वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। भारत के वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं, कॉमन राज्य, ठीक है। तो किन किन राज्यों से कर्क रेखा प्लस IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो ऐसे कॉमन राज्य हैं भारत में, ठीक है, दो ऐसे कॉमन राज्य हैं, एक तो है आपका MP, और MP से ही कौन सा राज्य अलग हुआ था, छत्तीसगढ़, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा के साथ साथ
भारतीय मानक समय रेखा अभी क्या होती है, गुजरती है। और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है और ये आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हिडन है, एक बार ही पूछा हुआ, लेकिन इसकी रिपीटेशन की क्या है, चांस ज्यादा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नोट में क्या है, पहला कि भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान पे भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो सूरजपुर जो छत्तीसगढ़ में है, बघेलखंड पे स्थित है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे कॉमन राज्य हैं जहां से कर्क रेखा के साथ साथ आईएसटी भी गुजरती है, तो एमपी और छत्तीसगढ़। समझ में आ रहा है। इसके साथ हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका कौन सा है, अगला पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है। 4-5 पॉइंट हो गया था मेरे ख्याल से, 5 पॉइंट हो गया होगा मेरे ख्याल से, जो भी पॉइंट है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट हम देखते हैं क्या, पांचवा पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, ठीक है, लगभग यही है। अब संपूर्ण जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के जो क्षेत्रफल है, उसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है भारत में है। जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी 100% जो उसकी भूमि है, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में संपूर्ण पृथ्वी का 2.4% क्षेत्रफल जो है वो भारत का है। क्षेत्रफल जो है वो भारत का है। संपूर्ण पृथ्वी का 2.4% जो क्षेत्रफल है किसका है, वो भारत का है। अब क्षेत्रफल के बाद क्या देखेंगे हम, भारत की जनसंख्या देखते हैं। क्षेत्रफल तो हो गया है, अब भारत की जनसंख्या देखते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। जो भी यहाँ पे आपको पॉइंट बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा ना गया हो, और मल्टीपल एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी स्टेट लेवल तक के एग्जाम में क्या है, खूब पूछे गए हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या है, जनसंख्या, क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं जनसंख्या, भारत की जनसंख्या। साउंड चल रहा है ना, साउंड, ठीक है। भारत की जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या में क्या है कि अभी लेटेस्ट जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन 2011 जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए, तो भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 40 करोड़ क्रॉस कर गई होगी, लगभग नियर अबाउट कितनी, 1 अरब 1 करोड़, ठीक है। 1 अरब 40 करोड़ के आसपास जो अगला रिपोर्ट आएगा मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब ये पूछता है कि संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है, उसमें कितना प्रतिशत जो है भारत की जनसंख्या का क्या है, भागीदार है। जो पृथ्वी की जनसंख्या है, मान लीजिए लगभग कितनी है, 7 अरब के से ऊपर हो गई है, 9 अरब के आसपास हो गई है, तो उसमें कितना प्रतिशत जो है भारत का हिस्सा है। तो संपूर्ण पृथ्वी की जो जनसंख्या है, तो विश्व की जनसंख्या का लगभग इससे भी ज्यादा 17.5% से भी ज्यादा क्या है, भारत की संख्या हो गई है। जब अगला जनगणना रिपोर्ट आएगा साल 2 साल में, तो ये पता चल जाएगा कि ये 20 भी 18 से ऊपर पहुंच गया हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पूरे विश्व की क्षेत्रफल का कितना था, मात्र 2.5%, जबकि संपूर्ण जनसंख्या कितना है, 17.5%, यानी कि जनसंख्या का भाग भारत पे क्या है, ज्यादा है।
तो हमें जनसंख्या नियंत्रण पे क्या है, काम करना है और सभी समुदायों को, धर्मों को, सभी लोगों को क्या करना है, इस पे काम करना है, क्योंकि संसाधन पृथ्वी के पास सीमित है और उस संसाधन का सीमित दोहन नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में क्या है, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, जनसंख्या हो गया है। वो लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या, भारत के जो राज्य है, भारत के राज्य है ना, प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को कितने राज्यों में, 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है। लास्ट पॉइंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से 7वां पॉइंट होगा या 8वां पॉइंट होगा। ठीक है, तो भारत के राज्य, ठीक है, भारत के राज्य, ये देखिए 28 राज्य हैं, जबकि यूनियन टेरिटरी भारत के यूनियन टेरिटरी मतलब होता है संघ शासित क्षेत्र, ये कितने हैं, ये हैं आपके 8। अगर पूछे कि सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है भारत का सबसे नवीनतम 28 में से सबसे नवीनतम राज्य कौन है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा है, तेलंगाना है। तेलंगाना है। तेलंगाना कब बना था भारत का राज्य, आंध्र प्रदेश से अलग होकर? 2 जून 2014 को। कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना क्या हुआ था, भारत का 28वां राज्य बना था। ठीक है, इसके बाद से अगर देखा जाए कि सबसे नवीनतम यूनियन टेरिटरी मतलब सबसे नवीनतम संघ शासित क्षेत्र भारत का कौन सा है, अगर आपसे ये पूछ दे कि सबसे नवीनतम यूनियन टेरिटरी कौन सा भारत का है, तो आपको याद होगा 2019 में जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था, राज्य से यूनियन टेरिटरी में क्या किया गया था, बदला गया था, 2 भाग किया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो सबसे नवीनतम कौन से हैं, 2 हैं। एक तो आपका लद्दाख, इसके पास है जम्मू कश्मीर, ये सबसे नवीनतम यूनियन टेरिटरी है। ये कब अस्तित्व में आए थे, कब बने थे, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, ये नए सबसे नवीनतम। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था 2020 में जो अरब सागर में स्थित 2 संघ शासित क्षेत्र हैं, दमन दीव और कौन, लक्षद्वीप, इनको मिलाकर क्या कर दिया गया था, एक राज्य, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, लेकिन सबसे नवीनतम में इनका ही नाम आएगा। ठीक, तो ये 28 राज्य। अब इसमें इसी से संबंधित जो है कुछ फैक्ट है। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि भारत के सबसे बड़े राज्य, अब 2 तरह के सबसे बड़े राज्य हो सकते हैं, एक तो जनसंख्या की दृष्टि से हो सकते हैं और दूसरी क्षेत्रफल की दृष्टि से हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान, आपको पता होगा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हम ही लोग का है, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यूपी है। इसी तरह से क्या हो सकता है कि भारत के जो सबसे छोटे राज्य हैं, भारत के सबसे छोटे राज्य यदि देखा जाए, तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, तो कौन सा है, भारत का 22वां राज्य जो 36 अमेंडमेंट के तहत भारत में शामिल किया गया था, कौन सा, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम है। जबकि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टिकोण से, सॉरी ये उल्टा हो रहा है, ये है आपका गोवा। कौन सा है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, वो है आपका सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। ठीक, एक तीसरा पॉइंट क्या है, भारत के सबसे
सबसे बड़े यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित राज्य, भारत के सबसे बड़े यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? लद्दाख है। जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित राज्य कौन सा है? तो भारत की राजधानी दिल्ली है। कौन का है? दिल्ली। लास्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि भारत के सबसे छोटे यूनियन टेरिटरी, भारत के सबसे छोटे यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसको भी देखा जाए, पहला क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? ये भी आपका लक्षद्वीप ही है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे, और ये जितने भी आपको फैक्ट दिए गए हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ये सारे के सारे फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा, हो सके तो इसका नोट्स भी बनाइए, और क्लास कैसा लग रहा है इसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताइए। अपने जानने वालों जो भी जानने वाले आपके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम में से लेखपाल का परीक्षा होने वाला है, अभी लोअर सबऑर्डिनेट का होने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में क्या है, आरओ का है, बीईओ का है, एसएसटी से जो टीजीटी दे रहे हैं या एलटी ग्रेड दे रहे हैं उनके लिए है, तो वो सामाजिक विज्ञान से दे रहे हैं, और इनका भूगोल ऑप्शनल है एसएसटी में, तो वो भी क्या है, इनके लिए भी ये समान रूप से कारगर है। तो अपने जानने वालों में क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, ठीक है। और मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब भी देता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप जो भी है इस पे अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में भारत के सामान्य परिचय का जो भी पार्ट बचा होगा उसको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। उसके बाद से क्या करेंगे, हम अगले टॉपिक पे पहुंचेंगे, ठीक है। मिलते हैं तब तक में अगले क्लास में। धन्यवाद।